ओके, स्क्रीन विजिबल है ना और साउंड क्लियर हो? ठीक है, एक बार बता दो। हाँ जी, ये क्लियर है। ठीक है, फुल स्क्रीन विजिबल है ना आपको? अगर ये फुल नहीं है तो अपने फोन में जाके मिनिमाइज कर लो उसे, स्क्रीन छोटी हो जाती है। ठीक है, चलो। सो स्टार्टिंग विद यूक्लिड ज्योमेट्री। सबसे पहले तो हम एक्सियम्स पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं कि एक्सियम क्या कहते हैं। तो फर्स्ट एक्सियम आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल। मतलब अगर जो एक्स वाई के इक्वल है और वाई जेड के इक्वल है तो एक्स भी जेड के इक्वल होगा। ये फर्स्ट थ्योरम कहती है, एक्सियम कहती है। उसके बाद सेकंड क्या है, इफ इक्वल इज एडेड टू इक्वल देन द होल्स आर इक्वल। मतलब अगर जो आप एक्स में वाई ऐड कर रहे हो, अगर जो एक्स जेड के बराबर है, सपोज। अच्छा, फर्स्ट एक्सियम यहाँ लिख लीजिए। फर्स्ट जो कह रही है आपकी, वो कह रही है एक्स अगर जो वाई के बराबर है और वाई अगर जो जेड के बराबर है, सो एक्स इज इक्वल्स टू जेड। ये फर्स्ट होगी। सेकंड थ्योरम क्या कर रही है कि अगर जो एक्स और वाई इक्वल है तो आप दोनों में सेम टर्म ऐड कर सकते हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इक्वल सेम ही आएगा। सेम नेक्स्ट है, माइनस का साइन लग जाएगा। थर्ड आप कह रही है कि अगर जो एक्स वाई के इक्वल है तो आप एक्स में से जेड माइनस करो तो आपको वाई में से भी जेड माइनस करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर सेम रहेगा। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब अगर जो सपोज कोई दो कॉइन्स है और वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। सपोज ये फर्स्ट कॉइन है और इसी के ऊपर आपने एक दूसरा कॉइन रखा और वो बिल्कुल ओवरलैप कर गया, मतलब 100% ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों का सारी डायमेंशंस क्या है, सेम है। सारा हर एक रिस्पेक्ट में ये दोनों सेम है। ओके, फोर्थ है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मतलब अगर ये x इज इक्वल्स टू y प्लस z है, सो यहाँ पे जो x होगा वो हमेशा बड़ा होगा y से भी, एंड x इज ऑल्सो ग्रेटर देन z। ठीक है, ये भी आपका फिफ्थ एक्सियम बता रहे हैं। सिक्स एक्सियम क्या कहते हैं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, अगर जे थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, अगर जे कोई एक चीज है, जैसे सपोज ये लाइन है, दिस इज लाइन। अच्छा, ये तो मेरे पीछे चले जाएगी, 2 मिनट। ओके, सिक्स्थ एक्सियम में यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। सपोज एक लाइन है ए बी और यहाँ पे कोई मिड पॉइंट है सी। तो जो ए बी है दैट इज इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी, और क्योंकि सी मिड पॉइंट है तो ए सी इज इक्वल टू सी बी भी होगा। सो इसे हम लोग 2AC भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी ये आपकी सिक्स्थ एक्सियम प्रूव होती है कि जो डबल थिंग्स होती है वो दैट इज इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, वो एक दूसरे के बराबर होती है। सेम हाफ का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, जैसे हमने सिक्स प्रूव करी वैसी सेवन भी प्रूव हो जाती है कि अगर जब हम ए बी को ए बी अगर जब हम हाफ ए बी लिखें तो दैट इज इक्वल टू ए सी, एंड सिमिलरली हाफ ए बी इज इक्वल्स टू सी बी। ठीक है, ये दोनों चीजें प्रूव्ड है यहाँ से। तो ये है सारी एग्जाम्स, एक बार रीड कर लो। अगर जी किसी में डाउट है तो मैं दोबारा समझा देता हूँ एक बार। डन, क्लियर है? सूर्यदेव, आई थिंक ये क्लियर होगा। सो स्टार्टिंग विद नेक्स्ट। ठीक है, एग्जाम्स क्लियर है? ठीक है, पॉस्टुलेट्स का स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड्स की पॉस्टुलेट्स क्या कहती है? A straight line segment can be drawn joining any 2 point। ठीक है, कोई भी आपको 2 पॉइंट दिए हुए अगर चाहिए तो आप उन दोनों को ज्वाइन करोगे तो क्या बन जाएगी, एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी। ठीक है, सेकंड इज अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। मतलब एक जो टर्मिनेटेड लाइन होती है कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। मतलब आप उसे जितना मर्जी लंबा खींच सकते हो। ठीक है, अगर सपोज कोई ऐसी लाइन है जिसके दोनों एंड पे एरोज हैं तो आप उसे इनफाइनेटली लॉन्ग प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जहां मर्जी का प्रोड्यूस करो। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ठीक है, आप किसी भी सेंटर को लेके कितना भी रेडियस लेके कोई भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो सारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। किस रूल से? RHS रूल से। क्योंकि एक राइट है, राइट हो जाएगा, राइट एंगल बनेगा, एक आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी और एक साइड कॉमन हो जाएगी। ठीक है, तो जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं।
फिफ्थ पॉइंट इज इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ। अच्छा, फोर्थ, हाँ फोर्थ में क्या कह रहे हैं कि सपोज अगर ये दो राइट एंगल है, सपोज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है, सो ये एबीसी है और ये आपको सपोज दे रखा है एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो कि जो भी आपके राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं वो सारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। रीजन भी दो कंडीशंस यहाँ पे लगती है कि एक तो एंगल हमेशा 90 होगा, जैसे इसमें एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई ईच 90, और दूसरी कंडीशन हो जाएगी हाइपोटेन्यूज इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू एक्स जेड, तो ये भी आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई। और एक आपके पास कोई थर्ड कंडीशन गिवन होगी क्वेश्चन में या तो व्हाटएवर भी, तो उसके बेसिस पे आप लोग प्रूव कर सकते हो कि दो जो भी राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब आप लास्ट में लिख सकते हो एज अ रिजल्ट दैट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ये हमेशा ट्रू होगा, जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल होंगे वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। डन। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन है सपोज, एक ये स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, और उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन दूसरी फॉल हो रही है, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। ठीक है, मतलब अगर जो ये एंगल है और ये एंगल है, ये हमेशा इनका सम कितना होगा 180 होगा, एंड दे आर ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री से लेस होगा। Then the two straight line if produced indefinitely meet on the same side on which the sum of angle is less than two right angle। वही लिखा हुआ दोबारा से, बस इतना है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है उसके ऊपर एक लाइन आपने थ्रो करी और वहां पे दो इंटीरियर एंगल बनेंगे, है ना, ये दो एंगल बन गए इंटीरियर, तो इन दोनों का सम कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक 90 से बड़ा होगा और दूसरा 90 से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, ये लाइन्स एंड एंगल्स में हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। सो ये थी आपकी यूक्लिड्स की पोस्टुलेट एंड एक्सियम। अब स्टार्ट करते थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे ये रहा, इफ एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू, सपोज एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं पी क्यू, ये है आपकी पी एंड क्यू, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट दे रखा है एस। सो यहां से देखा जाए तो जो आपका एक कंडीशन आ गई, अगर इफ एस इज अ मिड पॉइंट, अगर जो एस मिड पॉइंट है तो पी एस इज इक्वल्स टू एस क्यू होगा, है ना, और जो पी एस होगा वो क्या होगा, पी एस इज हाफ ऑफ पी क्यू, पी एस जो है वो पी क्यू का आधा होगा। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, अभी इतनी सी स्टेटमेंट हमने ये सब कुछ निकाल लिया। सेकंड क्या कह रहे हैं वो, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एस, ये जो पी एस लाइन है इसका जो आर है ये मिड पॉइंट है, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एस। ठीक है, सो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट आर एस, if R is midpoint of PS, therefore RS is equals to half of PS। ठीक है, जो RS है मतलब ये जो RS है ये इस पूरी का हाफ है, क्योंकि हमें दे रखा है कि R मिड पॉइंट है PS का, तो PR इज इक्वल टू PS होगा। समझ आया यहां तक? तो देयरफॉर अब मैं यहाँ पे PS की वैल्यू यहां से यहां पुट करूंगा। So this is equation number 1, this is equation number 2. From equation 1 and 2, RS is equals to half, PS की जगह मैंने half PQ पुट करना है अब,
देयरफॉर RS इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2 होता है 1/4 इंटू PQ। यही आपने प्रूफ करना था। दिस इज प्रूफ। ये जो आपने कहा पे इक्वेशन 1 एंड 2 लिख किया ना, वो मेरे को अच्छे से इक्वेशन 1 से मैंने PS की वैल्यू ली, जो यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमने PS की वैल्यू निकाली थी ना, ये वाली, इस इक्वेशन की वैल्यू को मैंने इस PS में पुट कर दिया। RS को मैंने एज इट इज लिखा, इस वाली हाफ को मैंने एज इट इज लिखा, और जो ये PS की वैल्यू थी यहाँ से मैंने उठाई और इस पूरी वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया। हाफ इंटू हाफ होता है 1/4, तो उससे आपका आंसर आ गया। आया समझ अब? आ गया। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। If P, Q, R are the 3 points on a line, Q lie between P and R. Okay, Q midpoint है, PR एक लाइन है, PR let us say एक लाइन है और Q बीच में लाई कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। So then prove that PQ plus QR is equals to PR. Okay, so if Q is midpoint, therefore PQ is equals to RQ। अगर जो ये Q मिड पॉइंट है PR का, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या होगी, बराबर होगी। अब हम PR को कैसे लिख सकते हैं, PR इज इक्वल्स टू, अगर जो इसका डबल लिख दूं मैं, QR का डबल, क्योंकि दोनों बराबर ही है, तो 2QR को मैं QR प्लस QR लिख सकता हूं, एंड QR एक एज इट इज रख देंगे, और क्योंकि दूसरा जो QR है वो PQ के बराबर है, तो मैं इस QR को इस PQ से रिप्लेस कर रहा हूं। ओके, प्रिया इज इन द मीटिंग नाउ। ठीक है प्रिया, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक हम लोग बेसिकली 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने पोस्टुलेट और एक्सियम्स करी थी। ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप वहां से रिकॉर्डिंग कर सकते हो, देख के रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, मीनवाइल हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि PR एक लाइन है और Q उसका मिड पॉइंट है। सो उससे हम लोग क्या जज कर सकते हैं कि अगर जो कोई एक लाइन है और उसको मिड पॉइंट दिया है हमें, तो वो लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो जैसे आपके सामने डायग्राम में दिख रही है, ये PR एक लाइन है, Q मिड पॉइंट है, तो मैं लिख सकता हूँ PQ इज इक्वल्स टू RQ, क्योंकि Q मिड पॉइंट है तो लाइन को उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देन PR को मैं 2QR लिख सकता हूँ, क्योंकि QR सेम ही है, बराबर है। अगर जो QR को हम 2 बार रिपीट करें तो वो PR बन जाएगा। 2QR को मैंने ओपन किया QR प्लस QR में, एक QR को मैंने एज इट इज छोड़ दिया है, दूसरे QR को मैं PQ से रिप्लेस कर रहा हूं, क्योंकि QR PQ के बराबर है। सो QR एक एज इट इज प्लस दूसरे QR को मैं PQ लिख सकता हूं। यही आपका आंसर है, यही आप लोगों ने प्रूव करना था। क्लियर है सूर्यदेव एंड प्रिया? यस ओके, कूल। चलो, moving on to question number 3. In a parallelogram, ABCD diagonal AC and BD bisect at O. Show that OA is equals OA plus OB is equal to OD plus OC. Okay. So let us say कि ये आपका एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दोनों लाइंस क्या होती है, अपोजिट लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। सपोज ये एक पैरेललोग्राम है जहां पे उन्होंने कहा है AC एंड BD आर डायगोनल। हाँ जी सूर्यदेव, क्या हुआ? ओके ओके, AC एक डायगोनल है और DB एक डायगोनल है, जो कि O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी एक तो ये होती है दैट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। आपको गिवन ये है बेसिकली इसमें दैट DC इज पैरेलल टू AB एंड DA इज पैरेलल टू CB। ये आपको गिवन है।
और एक चीज ऑलरेडी गिवन होती है पैरेललोग्राम के अंदर कि जो डायगोनल्स होते हैं ना दे आर ऑलवेज इक्वल, डायगोनल्स हमेशा इक्वल रहते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की दैट डायगोनल्स DIAGONALS diagonals are equal, therefore AC is equals to DB। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगे जो आपके चैप्टर्स है क्वाड्रिलेटरल वहां पे भी कहीं ना कहीं ये यूज होगा हमेशा, ठीक है। तो याद रख लेना डायगोनल हमेशा इक्वल होते हैं। सो अगर जब मैं आपको चाहिए इक्वेशन 1 आती, सपोज हमने यूक्लिड के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि अगर जो हम लोग दोनों साइड में सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। सो व्हाट आई एम डूइंग इज एडिंग, एडिंग नहीं मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाइंग 1/2 plus 1/2 on both sides of equation 1। ये 1/2 plus 1/2 हाँ, द रीजन बीइंग देखो आपको क्या पता है, AC अगर जब हम देखें AC किस किस को मिला के बन रहा है, AO और OC को मिला के बन रहा है। तो अगर जब हम AC का हाफ करें एक बार तो हम उसे AO लिख सकते हैं, और दूसरी बार अगर जब हम AC का हाफ करें तो उसे OC लिख सकते हैं। सिमिलरली DB का अगर जब हम एक बार हाफ करें तो उसे हम DO लिख सकते हैं, और दूसरी बार हाफ करेंगे तो OB बन जाएगा वो। तो दैट इज वाई मुझे दो बार हाफ लेना पड़ा, अदरवाइज मैं 1/4 भी लिख सकता था उसे। 1/4 को फिर मुझे आगे जाके स्प्लिट करना पड़ेगा। सो बेटर है कि हम यहीं पे पहले 1/2 plus 1/2 लिख लेते हैं ताकि हमें इजी हो जाए आंसर। डन। क्या कह रहे हो प्रिया? एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहे हो? हाँ जी हाँ जी, एक्स्ट्रा करा रहा हूँ ये थोड़े से वर्कशीट से क्वेश्चन है आपके बेसिकली ये, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो लेटस से ये बन जाएगा 1/2 plus 1/2 AC is equals to 1/2 plus 1/2 AB। सो अब मैं इसे ओपन करके लिख रहा हूँ, ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, हाफ AC प्लस हाफ AC लिख रहा हूँ दो बार, हाफ AC प्लस हाफ AC इज इक्वल टू, सिमिलरली अगर जब हम इस वाली ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा हाफ AB प्लस हाफ AB। ठीक है, तो हाफ AC को मैंने आपको बताया था क्या लिख सकते हैं हम, AO लिख सकते हैं, और दूसरे हाफ को हम OC लिख सकते हैं। हाफ AC इज इक्वल टू AO प्लस OC इज इक्वल्स टू हाफ AB को क्या लिख सकते हैं हम, अच्छा AB नहीं है ये, 2 मिनट, DB है ये, दिस इज DB। तो हाफ DB को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ DB आपका DO के बराबर है और OB के बराबर है, दैट इज DO प्लस OB। यही आप लोगों ने यहाँ पे प्रूव करना था। डन। समझ नहीं आया? हाफ AC प्लस हाफ AC इक्वल टू इसका ये 12 पॉइंट समझ नहीं आया यहाँ से? ओके, प्रिया आपको समझ आया? नहीं भैया। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ तक समझ आया आपको कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है, आपको पता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। और जो एक चीज आपको जो न्यू जानने को मिली होगी आज की, जो डायगोनल होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। डायगोनल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन को पहले मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। AC किस किस लाइन को मिला के बन रही है, AC इज इक्वल्स टू AO प्लस OC। सिमिलरली DB किस किस को मिला के बन रहा है, DO प्लस OB को मिला के बन रहा है। ये समझ आया कैसे लिखा मैंने? प्रिया आपको समझ आया ये? यस भैया। हाँ, तो देखो, और उन्होंने एक चीज क्या है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ को। बाइसेक्ट मतलब कि इक्वल इक्वल पार्ट पे आके मीट कर रहे हैं, मतलब कि दोनों की लेंथ बराबर होगी। अगर जे DO 1 सेंटीमीटर है तो OB भी 1 ही सेंटीमीटर होगा, कहने का मतलब उनका ये है। सिमिलरली अगर जे AO 1 सेंटीमीटर है, OC भी 1 ही सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो AO OC के बराबर है, DO OB के बराबर है, ये भी आपको गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में।
ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने मल्टीप्लाई किया था सेम टर्म से दोनों साइड, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे। यूक्लिड कहता है कि अगर जब आप किसी सेम नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो उस चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने वही किया कि मैंने दोनों साइड में सेम चीज मल्टीप्लाई कर दी। अब हाफ जो ये मैंने किया, इसको मैंने नेक्स्ट लाइन में क्या किया, मैंने इसको ओपन कर दिया, एक बार इस हाफ को इससे मल्टीप्लाई किया और दूसरी बार इस हाफ को इससे मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली एक बार इस हाफ को इससे मल्टीप्लाई किया और एक बार इससे किया, जैसे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में किया था, जब हमने लीनियर इक्वेशन किया था, ब्रैकेट ओपन करते थे हम। तो पहले पूरी ब्रैकेट को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते थे एंड देन पूरी ब्रैकेट को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। याद आया? ये करके दिखाऊं? नहीं भैया, हमें तो आता है। आ गया याद? ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही किया। तो नेक्स्ट लाइन मैंने इसे ओपन करके लिख लिया, हाफ ए सी हाफ ए सी हाफ डीबी हाफ डीबी। अब यहाँ पे देखें, अगर जो एसी का आधा कितना है, एओ है, और दूसरा आधा कितना है, ओसी है। तो एक बार मैंने आधे को एओ लिख लिया, दूसरी बार मैंने आधे को ओसी लिख लिया। सिमिलरली यहाँ पे डीओ और ओबी लिख लिया। बस यही करना था क्वेश्चन में, बस ये तो भैया। यही था बस क्वेश्चन में। प्रिया आई समझ? ये देखो, आपने यही प्रूव करना था, शो दैट। हाँ जी प्रिया, आया समझ? ओके फाइन। कॉपीज में करते रहना, क्योंकि वर्कशीट का क्वेश्चन है, बेटर है कि आपकी वर्कशीट यहीं सॉल्व हो रही है। तो ये मैंने क्वेश्चन में टिक कर दिया और उसके वो निकला फर्स्ट सेकंड कोई में। बात नहीं, पूरी पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपके साथ एक बार ना ग्रुप में, आप वहां से कॉपी पेस्ट कर लेना। चलो, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और बेसिकली मजाक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आते तो बड़ा मजा आता है। तो नेम द फॉलोइंग यूजिंग द गिवन फिगर। आपको फिगर गिवन है और आपको नेम करने हैं 4 कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? ऐसे पॉइंट जो कि एक ही लाइन पे है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर ये लाइन देखें, एक डीजी एक लाइन है ना, एल एक लाइन है, एम एक लाइन है, एन एक लाइन है, पी एक लाइन है। तो आपने क्या करना है, चार। क्या कह रहे हो? अच्छा, मैं फिगर के आगे आ रहा हूँ। 2 मिनट छोटा करता हूँ अपने आप को पहले। बस ठीक है, अब नहीं आ रहा होगा। ओके फाइन। सो अब क्या करना है, हमें कोलिनियर पॉइंट लिखने हैं। कोलिनियर की मैंने आपको डेफिनेशन बताई क्या होती है, ऐसे पॉइंट जो कि एक ही लाइन पे होते हैं। तो अगर जब हम एक एल लाइन कंसीडर करते हैं तो एल लाइन पे कौन से पॉइंट कोलिनियर है? डी, ई, एफ, जी। ये आंसर नंबर ए है। ये एक पेयर है और दूसरा पेयर हम कहां बना सकते हैं? एम लाइन के ऊपर भी देखो 4 ही पॉइंट है, एच आई जे के, एच आई जे के, ठीक है। ये आपके क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स है। उस पर आप लोगों ने 5 रे लिखनी है। 5 रे मतलब जिसके एक साइड आपका एंड हो और दूसरे साइड आपका एरो हो। तो यहाँ पे अगर जब 5 रेज की बात करो तो अगर जब मैं लिखूं डीजी, है ना, जी की साइड से हम एक्सपांड कर सकते हैं, डी पे एंड हो जाएगा वो, बी का आंसर आएगा। फर्स्ट हम लिख लेते हैं डीजी, सेकंड हम लिख लेते हैं ओके तन्मय। गुड मॉर्निंग तन्मय। तन्मय, हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 वी आर करंटली डूइंग। पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी थोड़े टाइम बाद, ठीक है। सेशन पूरा अपलोड हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर, आप वहां से देख पाओगे। तो अभी हम क्वेश्चन 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 आप समझ लो। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है कि आपने कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में लिखना है। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो कि एक ही लाइन के ऊपर आते हैं। तो वो हमने ऊपर लिख दिया ए पार्ट में। जैसे ये एक लाइन थी, एल एक लाइन है, सपोज ये एक लाइन है, ये जो पूरी ये लाइन थी, ब्लैक कलर यूज करते हैं, ये वाली पूरी एक लाइन थी, डी और जी वाली ना। तो मैंने यहाँ से 4 पॉइंट लिए, डी, ई, एफ, जी। तो ये सारे कोलिनियर पॉइंट है। सिमिलरली एम लाइन है, एम के ऊपर भी 4 पॉइंट है, एच आई जे के, ये सारे मैंने लिख लिए। तो ये होगी आपके कोलिनियर पॉइंट। सेकंड हम लोग रे की बात कर रहे हैं। रे कैसे होती है? ऐसे होती है रे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को रे यूज करनी है, तो डीजी एक रे हो गई। देन उसके बाद हम लिख सकते हैं एच के, दूसरी रे है। और एच के बाद कौन सी है? हम ले सकते हैं एफ जे ले सकते हैं।
उसके बाद आई भी ले सकते हैं, ई, जेपी भी ले सकते हैं। हाँ जेपी भी ले सकते हैं बिल्कुल। जेके जे ये रही, और के कहाँ गया वो रहा, जेके इसमें 5 लाइन सेगमेंट्स और कौन सी बन गई है, जेके ठीक है, जेके ले लो, हो गए ना 5, जेके होगी। एक तो के जे के साथ एच के और जे के बीच में कोई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई है, वो आई है, वो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था, अब आएगा आपको समझ, वो आई है ठीक है। ओके सी, आप 5 लाइन सेगमेंट लिखनी है, बेसिकली लाइन सेगमेंट भी कहीं ना कहीं यहीं से आएगी। लाइन सेगमेंट सब देखते हैं, डीएच एक लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसके दोनों साइड पे क्या हो, डॉट्स हो, ये लाइन सेगमेंट होती है ठीक है। तो डीएच एक लाइन सेगमेंट है यहाँ पे। उसके बाद हाँ जी, जेएफ एक लाइन सेगमेंट भी है, इवन एक रे भी बन रही है। अच्छा, और एक ये हो गई ई आई लिख दिया मैंने, और एफ जी, हाँ एफ जी भी है एक, एच डी मैंने लिख दिया सबसे पहले, देखो डीएच लिखा हुआ है, डीएच और एच डी बराबर है। ई एफ भी बन रही है एक, बहुत सारी बन रही है इसमें ठीक है, आप जज कर सकते हो। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना ठीक है, आप जैसे जो मर्जी समझ लो। 15 को क्वेश्चन आपको शायद देखने को मिल सकता है, आई डोंट नो मैंने पाया नहीं पाया, बट शायद ये टेस्ट में हो सकता है क्वेश्चन ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो मर्जी कर लो बस, अब मुझे नहीं पता। ओके, 2 पेयर ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, 2 पेयर लिखने हैं हमें, नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब जो कि कहीं भी इंटरसेक्ट ना कर रही हो, एक दूसरे को काटेगी नहीं कभी भी। तो एक हम लिख सकते हैं डीएच, पेयर में ना जब लिखते हैं, जब कोई चीज पेयर में लिखनी हो तो पहले ब्रैकेट ऑन करते हैं, ओपन करते हैं, फिर 2 लाइन का नाम लिखते हैं, जैसे डीएच और ई आई। आपको दिख रहा है ऐसी लाइनें जो कभी भी नहीं मिल सकती है ना, तो एक ये पेयर हो गया, और दूसरा पेयर हम लोग लिख सकते हैं, कोई बताओ आप लोग, सेकंड पेयर कौन सा हो सकता है, ऐसी 2 लाइंस जो आपको लग रहा है कभी भी नहीं मिलेगी। क्या बोल, डी एल और एच डी जी है वो, डी जी लिखेगा उसका नाम ठीक है, और एच के ठीक है। जी के भी तो हाँ इसमें देखो 1 2 4 पेयर्स बन रहे हैं इसमें ऐसी लाइन के जो कि इंटरसेक्ट नहीं कर सकती कभी भी। अच्छा अभी प्रिया ने बोला था डी जी और एच के बोला था आपने, ठीक है दैट्स फाइन ठीक है, दिस इज अ सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है। ओके सो इन द गिवन फिगर, मैं आपको पूरी पीपीटी भेजूंगा, चिंता ना करो, आपके पास पूरे प्रॉपर नोट्स आएंगे इस चीज के, तो आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो ठीक है, चिंता ना करो। नेक्स्ट है आपका, इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, बी एक्स इज इक्वल टू वी वाई गिवन है, शो दैट ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई ठीक है। क्वाइट इजी क्वेश्चन। सो वो कह रहे हैं दैट गिवन क्या है आपको, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंड बी एक्स इज इक्वल्स टू बी वाई, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और आपको क्या दिखाना है, ए एक्स सी वाई के बराबर है। ओके सो यूजिंग इक्वेशन वन यूज कर रहा हूं मैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी, सब्ट्रैक्टिंग, तो ये अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो ए मतलब सी बी फिर ए के बराबर होगा, सॉरी तो जो ए सी के इक्वल है, ए सी के इक्वल है, कहाँ लिखा हुआ है, ए बी के भी इक्वल है। ए तो एक पॉइंट है, एक पॉइंट कैसे इक्वल हो सकता है किस चीज के, लाइन इक्वल हो सकती है, ए बी इक्वल टू ए सी, हाँ ये गिवन है, ए बी ए सी के बराबर है, तो सी बी भी तो इक्वल होंगे ना, सी बी किसके इक्वल होगी, ए बी ए सी के बराबर है, तो आप कह रहे हो कि ए सी सी बी के बराबर होगी, नहीं ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है ना ये, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि 2 साइड्स इक्वल होती है, तीसरी इक्वल नहीं होती ठीक है, वो जरूरी नहीं है। तो अब मैंने क्या किया कि जो ए बी इज इक्वल टू ए सी था, हमने यूक्लिड के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि अगर जो आप सेम में से सेम माइनस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अगर जो एक्स वाई के इक्वल है तो एक्स में से जेड माइनस करूं तो वाई में से भी जेड माइनस करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें है ना, तो वही यहाँ पे कर रहा हूं मैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी है,
तो मैं उन दोनों में से bx माइनस कर रहा हूँ, सबट्रैक्टिंग bx फ्रॉम बोथ साइड्स। या आप by भी माइनस करते हो, आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ab माइनस bx इज इक्वल्स टू ac माइनस bx। अब ab में से अगर मैं bx माइनस करूंगा तो मेरे पास ax आ जाएगा। देखो ये पूरी लाइन है ab, ये जो ये लाइन दिख रही है आपको डायग्राम में, ab है ये पूरी लाइन। अगर ये पूरी लाइन में से मैं इतना पार्ट रिमूव कर दूंगा तो मेरे पास सिर्फ इतना सा बच जाएगा ना, ax बच जाएगा। तो ab माइनस bx इज ax, बट ac में से ac ab इज इक्वल्स टू ac, ac नहीं है bc है, यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है, ये bc है, तभी ये क्वेश्चन प्रूव होगा। दिस इज bc, ठीक है। वर्कशीट में भी आई थिंक रॉन्ग ही टाइप हुआ होगा, ये bc है। अगर जे bc में से मैं bx माइनस करूं, मतलब ये लाइन है मेरे पास, क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाली लाइन है आपके पास, इसमें से आपने ये माइनस करना है, ये पॉसिबल ही नहीं कभी। बट क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है हमें, दैट bx इज इक्वल टू by, है ना। तो इस bx को मैं by से रिप्लेस कर देता हूं, दैट इज ab माइनस bx इज इक्वल्स टू bc माइनस by। अब आपका आंसर आ गया। ab में से अगर जो हम लोग bx माइनस करें तो ax बचेगा, और BC में से अगर हम BY माइनस करेंगे तो CY बच जाएगा। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? यस, क्लियर। ठीक है, 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड करो, इजी क्वेश्चन है, बताओ जरा इसमें क्या यूज होगा। एनी वन ऑफ यू, कोई भी। क्वेश्चन में दे रखा है x z के बराबर है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो आपने प्रूव करना है z प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो मजाक है। देख कर रखा है सब कुछ। सब कुछ दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। प्रिया समझ आया क्वेश्चन? थोड़ा हुआ था क्या? तन में क्वेश्चन समझ आया? तन में तो कुछ भी नहीं बोला, नहीं आया होगी, कोई बात नहीं, ठीक है। सो क्वेश्चन में दे रखा है x इज इक्वल टू z है, ठीक है, x z के बराबर है, और साथ में दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव करके दिखाओ कि z प्लस वाई भी 10 होता है। तो क्वेश्चन ऑलरेडी कह रहा है कि x z के बराबर है, तो क्या है यहाँ पे मैं x को z की जगह नहीं लिख सकता? x कैन बी रिप्लेस्ड बाय z हियर, z प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यही प्रूव करना था आंसर, इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है कोई? अब आ गया भैया समझ में। सब कुछ गिवन था क्वेश्चन में, सब कुछ। तन में क्वेश्चन समझ आया? बड़ी हंसी आ रही है इसको। बड़ी इमोजी भेज रहा है ये, उसे क्वेश्चन आ गया होगा ना समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। तो ये वर्कशीट में तो 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में डेफिनेशन है बाकी सारे, ना कि यूक्लिड की ये पॉस्टुलेट लिख के दिखाओ, वो लिख के दिखाओ। जो आपके ये ऐसे करने वाले क्वेश्चन थे ना, वो मैंने सारे यहाँ करा दिए, बाकी डेफिनेशन है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 और यूक्लिड से पूछना। हाँ क्वेश्चन ये देखो पूरा मैं आपको पीपीटी भेजूंगा, जिसमें यूक्लिड्स भी होएगा और पॉस्टुलेट्स, एक्सियम्स भी होएगा और पॉस्टुलेट्स भी होएंगे। एक बात तो समझा देना, आ सकते हैं। क्या कह रहे हो? एग्जाम में पोस्टुलेट और उनके मान सकते लिखने बहुत रेयर होता है, बट पूछ सकते हैं, है ना। जैसे आपके पास एमसीक्यू आ गए, एमसीक्यू में पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड, है ना, तो वो पूछ सकते हैं। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन गलत लिख देंगे और वहां पे आपको टिक करना होगा, क्योंकि आपके पास एमसीक्यू आ रहे हैं ना, तो दैट्स व्हाई आ सकते हैं। असर्शन रीजन में क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो दैट्स व्हाई आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बस ओवरव्यू होना चाहिए आपको कि यूक्लिड ने ये कहा था बस। ये लास्ट में प्लीज एक बार आप क्वेश्चन में समझा देना। अच्छा ठीक है, ठीक है। 6th क्वेश्चन किस किस को समझ आ गया? देखो सब कुछ गिवन है इसमें भी, यूक्लिड का एक पोस्टुलेट ऐड होना है बस। तन में क्वेश्चन समझ आया?
ओके, देखो हमें दे रखा है ए बी प्लस बी इज इक्वल टू 10, है ना, और क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव करके दिखाइए दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 प्लस सी। क्वेश्चन में बस ये सी दोनों साइड मिसिंग है, तो अगर जो इसे इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दूं एंड एडिंग सी ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, तो आंसर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 100 10 प्लस सी। बस ये रहा आंसर आपका। लास्ट के क्वेश्चन तो मजाक थे बिल्कुल। क्लियर है ये? तो या फिर इसमें करना ही क्या था? बस ऐड करना था अपनी सी दोनों साइड। वो तो मतलब वो लिखा हुआ ना, हाँ तो दिख रहा है, वो आंसर में दिख रहा है। हाँ बस यही करना था, ये क्वेश्चन है। ओके दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हो आप लोग समझाने के लिए, पैरेललोग्राम वाला नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है। ओके मैं एक बार दोबारा से समझा रहा हूँ, ये क्लियर कर रहा हूँ पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो स्लाइड में ना वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो पैरेललोग्राम वाला किया है हमने। बस इंपॉर्टेंट समझ लेना, अब इंपॉर्टेंट किस सेंस में बोल रहा हूँ मैं, जो समझ सकता है समझ लो। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन? जो पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन किया था हमने, चार ऑप्शन वाले, ये वाला। तो याद करो मजाक क्वेश्चन। सारे मजाक है, अभी तो टेस्ट बताएगा मजाक क्या होता है। चलो बुक वाली क्वेश्चन करवा लिया आपने? हाँ जी, बुक वाले एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करवा दिए? नहीं इसमें नहीं कराए मैंने, वो तो आपको पहले ही करा रखे हैं। अब ये आगे ना आपको तो बुक वाली एक्सरसाइज के उससे भी आना है क्वेश्चन, ट्राई करना, अगर जी नहीं होएगे तो फिर आई विल हेल्प यू देयर, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म ही है। हमारा बस वही चल रहा है ना अभी, गिरोन्स फॉर्मूला चल रहा है, 1-2 दिन चलेगा चैप्टर, इसके बाद हमारे पास 15-20 दिन पड़े हैं, तो वी विल रिवाइज, ठीक है, हम लोग न्यू चैप्टर एक स्टार्ट भी कर लेंगे साथ के साथ, और साथ में रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। न्यू चैप्टर पे कम ध्यान देंगे और रिवीजन ज्यादा करेंगे, तो आपको चारों चैप्टर एक बार क्विकली से रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। ओके भैया। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं एक बार, सूर्यदेव प्यारा करवाने को तो कर लेते हैं। ओके क्वेश्चन है कि पी आर एक लाइन है, दिस इज लाइन पी आर, और बीच में कोई मिड पॉइंट दे रखा है आपको क्यू, ये आपको दे रखा है। सो आपने प्रूव क्या करना है, दैट पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं इसका स्टार्ट। इफ क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर, हाँ जी, सो हम लोग कर रहे थे, अच्छा हमने ये स्टेटमेंट लिख दी थी कि अगर ये क्यू मिड पॉइंट है तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट पी आर, बेसिकली आंसर आपका डायरेक्ट प्रूव हो सकता है बट डायरेक्ट हम करेंगे नहीं से। पी आर इज इक्वल्स टू, क्या हम लोग पी आर को डबल ऑफ क्यू आर लिख सकते हैं या फिर डबल ऑफ पी क्यू भी लिख सकते हैं, है ना। आप चाहे क्यू आर लिखो या पी क्यू लिखो, क्योंकि अगर जो हम लोग पी क्यू को 2 बार ड्रॉ कर दें, क्योंकि पी क्यू आर के बराबर ही है, तो वो पी आर ही बन जाएगी, है ना। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पी आर इज डबल ऑफ क्यू आर, या फिर दूसरी चीज क्या लिख सकते हो आप लोग, दैट पी आर इज डबल ऑफ क्यू पी, ठीक है, क्यू पी का भी डबल है वो। तो अगर जो क्यू आर को मैं 2 बार लिखूं, 2 का मतलब ये होता है ना कि 2 बार लिखना होता है उसे, क्यू आर प्लस क्यू आर, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, क्यू पी प्लस क्यू पी। अब हमने ऊपर लिखा है पी क्यू क्यू आर के बराबर है, तो मैं यहाँ पे क्यू आर को पी क्यू लिख सकता हूँ एक, है ना, तो इसे एक क्यू आर को एज इट इज लिखे रखो, दूसरे को क्यू पी लिख दो। सिमिलरली यहाँ पे एक क्यू पी को एज इट इज रखो, दूसरे को क्यू आर लिख दो। बस ये आपका आंसर आ गया, यही तो प्रूफ करना था, दैट पी आर इज इक्वल्स टू क्यू आर प्लस क्यू पी। लास्ट लाइन किया था, मैं ध्यान से। लास्ट वाली लाइन में तो हमने बस ये लिखा कि जो क्यू आर है, एक क्यू आर को मैंने एज इट इज लिख दिया, दूसरे क्यू आर की वैल्यू मैंने यहाँ से पी क्यू के इक्विवेलेंट कर दी, क्योंकि हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि पी क्यू क्यू आर के बराबर है, तो मैंने क्यू आर को पी क्यू लिख लिया, बस नथिंग एल्स।
या फिर फर्स्ट क्वेश्चन भी समझा रहे तो वही रहेगा। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन तो आसान था। फर्स्ट क्वेश्चन ओके आसान था, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल है। ओके, ठीक है, बढ़िया है फिर तो। तन्मय समझ आ रहा है? तन्मय है मीट में? हाँ जी, समझ आ रहा है? हाई फाई? ठीक है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आ गया, थोड़ा खुद ट्राई करोगे तब आएगा। अब इसके बाद यूक्लिड चैप्टर रिवाइज कर लेना आज बैठ के, पूरा चैप्टर खत्म कर देना यूक्लिड। चलो, क्या कह रहे हैं वो, इफ एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू, तो पहली स्टेटमेंट में उन्होंने कह दिया कि पी क्यू एक लाइन है, एक अच्छा क्यू तो यहाँ है, पी क्यू एक लाइन है और एस उसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, दैट पी एस है ना, तो पी एस को मैं क्या हाफ ऑफ पी क्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि पी एस इज इक्वल्स टू क्यू एस। पी एस जो लाइन है, इतनी सी जो लाइन है, इतनी सी लाइन, वो इस पूरी लाइन का हाफ ही तो है, तो मैंने पी एस इज इक्वल टू हाफ पी क्यू लिख लिया। उसके बाद आप क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एस, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एस। अब जो आर है वो पी एस का मिड पॉइंट है, तो आर एस को मैं हाफ पी एस लिख सकता हूं। जो आर एस है वो इस पूरी लाइन का पी एस का आधा ही तो है, तो मैंने हाफ पी एस लिख लिया। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन से पी एस की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा, पुटिंग वैल्यू, बता रहे हाँ 2 मिनट, पुटिंग वैल्यू ऑफ पी एस फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। अभी तक मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने पढ़ी थी कि जो पी क्यू एक लाइन है, एस एक उसका मिड पॉइंट है, तो मैंने लिखा कि जो पी एस है, सपोज मैं आपको पी क्यू अलग बना के दिखाता हूँ, ये पी क्यू है और यहाँ पे एस है, तो मैंने क्या लिखा कि जो ये लाइन है, इतनी सी लाइन इस पूरी लाइन का आधा है, क्योंकि अगर ये सपोज ये 2x होती तो इतनी लाइन x होती और इतनी सी लाइन x होती, तो मैं लिख सकता हूँ ना पी एस इज हाफ ऑफ पी क्यू। क्लियर है यहाँ तक? उसको आगे हम उन्होंने क्या कहा था कि सपोज पी एस इतनी सी हमने लाइन सेगमेंट ले लिया, यहाँ सिर्फ इतना सा पीस ले रहे हम, पी एस एक लाइन है और आर उसका मिड पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अब मैंने देखो आर एस क्यों लिखा है, यहाँ पे मैं पी आर भी लिख सकता था, बट क्वेश्चन में मुझे आर एस चाहिए। क्वेश्चन में कह रहे हैं आर एस इज इक्वल टू हाफ पी क्यू प्रूव करना है, तो मेरे को पी क्यू भी चाहिए, आर एस भी चाहिए, तो मैं आर एस की वैल्यू लिखूंगा इंस्टेड ऑफ पी आर। तो मैं आर एस को क्या लिख सकता हूँ, ये जो आर एस है इतना सा, ये पूरी पी एस का हाफ है, ठीक है, क्लियर इतना? ठीक है, तो अब तो क्वेश्चन बचे ही कुछ नहीं, अब तो आई गया आंसर। नेक्स्ट क्या करना है हमें, अब ये पीएस की जो वैल्यू है, ये सारी जो वैल्यू है पीएस की, उसको यहाँ पुट करना है इस पीएस में। सो आर एस इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज है, और 1/2 पीएस वहां से आया, सो 1/2 कितना होता है, 1/4 पीएस। यही तो प्रूफ करना था, देयर फोर आर एस इज इक्वल्स टू पी क्यू आ जाएगा यहाँ पे ना, पी क्यू का 4। हाँ जी, तो मुझे आपने जहाँ से लिखा ना पुटिंग की वैल्यू ऑफ, वहां से समझ में नहीं आया। देखो यहाँ से हमने पीएस की वैल्यू निकाल ली थी, हाफ पी क्यू है, और यहाँ से हमारे पास आ गई आर एस की वैल्यू हाफ पीएस है, तो मैंने क्या किया, जो पीएस यहाँ पे ये पीएस है ना, इसकी जगह मैंने इस पीएस की वैल्यू पुट कर दी, ये पूरा पुट कर दिया। पुटिंग वैल्यू ऑफ पीएस मतलब ये जो पीएस की वैल्यू आपने निकाली इक्वेशन 1 में, उसको इक्वेशन 2 के अंदर डाल दिया हमने। सो पीएस जब मैं पीएस की जगह मैं ये सब कुछ लिख दूंगा, तो मेरे पास ये बन जाएगा, और ये आपने प्रूव करना था। डन? हाँ जी, ये आपने वो
क्या लिखा है RS इक्वल टू लास्ट लाइन में RS इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में 1/2 PQ, क्यों है? क्योंकि RS की वैल्यू देखो ना यहाँ से निकाल दी थी हमने, RS इज इक्वल टू 1/2 PQ, ये ऊपर निकला हुआ है, मेरे को समझ नहीं आया क्या वर्ड है। PQ है, वो PQ है। डन, प्रिया समझ आ गया? चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अब आप चैप्टर यूक्लिड्स खत्म करोगे। अगर आपको कोई डाउट आता है ब्रिंग इट टुमारो, ठीक है। कल हम लोग थोड़े यूक्लिड के क्वेश्चन भी कर लेंगे एक्सरसाइज से, और साथ में हीरोन्स फॉर्मूला तो चल ही रहा है हमारा। हीरोन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कर लिया था, क्वेश्चन 3 आपका होमवर्क था, मेक श्योर वो करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग एक बार दोबारा करेंगे, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल, बाय। थैंक यू भैया। ओके जी।